नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कुछ दिन पहले इन्फोसिस के जो फाउंडर थे, को फाउंडर दो में से एक नारायण मूर्ति ने एक बहस छेड़ दी थी, यह कहकर कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करने की हालत में हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं, उनको हफ्ते में 70 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसको लेकर लोगों ने, मेरे भी बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे दोस्त मेरे सोशल मीडिया पर नारायण मूर्ति को गालियां देने लगे, कोसने लगे, उनकी आलोचना करने लगे कि ये एक कारखानेदार मालिक कंपनी का मुखिया है जो लोगों का शोषण करना चाहता है। मैंने जब इसके खिलाफ एडिटोरियल लिखा, लोगों की आलोचना के खिलाफ, तो मेरे अपने तर्क थे उसमें। नारायण मूर्ति ने यह नहीं कहा था कि हर कंपनी अपने हर कर्मचारी से 70 घंटा काम ले, वो तो कानूनी रूप से भी नहीं ले सकते। कोई भी कंपनी अनिवार्य रूप से काम एक दिन में 8 घंटे से ऊपर नहीं ले सकती। अगर कर्मचारी 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, वो ओवर टाइम लेते हैं, कोई मेहनताना लेते हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें रहती है, वो महत्वाकांक्षी रहते हैं, उनकी बाहर की कोई निजी ज़िंदगी नहीं रहती है, तो वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं। बहुत सारे लोग एक ऑफिस में काम करते हैं, निकल के फिर दूसरे ऑफिस में भी काम करते हैं। इस तरह से वो 2 नौकरियां कायम रखते हैं। एक जगह फुल टाइम काम करते हैं, एक जगह पार्ट टाइम काम करते हैं। किसी एक जगह कारोबार ठंडा पड़ जाए तो भी दूसरी जगह नौकरी बची रहे। ऐसे समझदार भी रहते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन मैं हफ्ते में 70 घंटे काम की बात अगर देखता हूँ तो अमेरिका जैसे विकसित देश में, जहाँ पर की कमाई ठीक ठाक है, हिंदुस्तान के मुकाबले लोगों की कमाई ठीक ठाक है, वहाँ भी कुछ एक ऐसे पेशे हैं, कुछ एक ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें हफ्ते में 70 घंटे काम जो है ये बहुत अनहोनी बात नहीं है। जैसे मैं आपको बतलाता हूँ, जो वकालत की जो फर्में रहती हैं, कानूनी फर्म जो रहती है अमेरिका में, उसमें जब नए लोग जाते हैं, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, लॉ यूनिवर्सिटी से, और लॉ फर्म में काम करने के लिए जाते हैं, तो नए लोगों से 70 घंटे हफ्ते में काम की उम्मीद करना ये कोई अटपटी बात नहीं रहती है, ये उम्मीद की जाती है उनसे। और उनका भुगतान जो होता है वो घंटे के हिसाब से होता है कि एक हफ्ते में आपने कितने घंटे काम किया है, उस हिसाब से भुगतान होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे काम लेने का कानून है तो आप 12 घंटे काम ले रहे हो, 11 घंटे रोज किसी से, हफ्ते में 70 घंटा पूरा करने के लिए, और भुगतान 8 घंटे का ही दे रहे हो। ऐसा नहीं होता है। ऐसा हिंदुस्तान में भी अधिकतर जगहों पर नहीं होता है। कुछ बहुत ही कानून से परे काम करने वाले लोग रहते होंगे, वहीं पर ये होता है कि 8 घंटे से अधिक काम ले लें और पैसा न दें। लेकिन अभी इस पे चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसका एक नया पहलू सामने आया है। दक्षिण भारत के एक श्रीधर वेम्बू ने इस बारे में एक बयान दिया है। ये जोहो कॉरपोरेशन एक कंपनी है कोई, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मैं इनके तर्क को लेकर आपके बीच हूँ। जोहो कॉरपोरेशन के सीईओ हैं श्रीधर वेम्बू। उन्होंने कहा है कि हर किसी के लिए 70 घंटे काम करना जरूरी नहीं है। 5% आबादी भी अगर इतना काम कर ले तो भी बहुत है। बाकी आबादी जो है 8 घंटे काम की शिफ्ट जो है उतना करती रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मायने रखते हैं। ऐसे लोग अगर ज़्यादा काम कर सकते हैं, जो कि 2% से लेके 5%, ऐसा श्रीधर वेम्बू ने कहा है, इतने लोग भी अगर ज़्यादा काम कर लेंगे तो भी ठीक रहेगा। बाकी लोग जितना 8 घंटे का काम है उतना करते रहें। लेकिन उन्होंने एक दिलचस्प बात और उठाई है। उन्होंने कहा है कि काम और निजी जिंदगी में अगर संतुलन नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा। उन्होंने मिसाल दी है कुछ एक। उन्होंने जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन, ये तमाम देश जो हैं कारोबारी रूप से सफल हैं, बड़े सफल हैं। आपको ध्यान है दक्षिण कोरिया की कंपनियां हिंदुस्तान में आके
मोबाइल फ़ोन बना रही हैं, टीवी बना रही हैं, वॉशिंग मशीन बना रही हैं, कारें बना रही हैं, 100 तरह के सामान। दक्षिण कोरियाई कंपनियां छाई हुई हैं हिंदुस्तान में। ऐसा ही जापान पूरे दुनिया में औद्योगिक देशों में एक हाई टेक में, एक उच्च दर्जे की तकनीक में बहुत आगे का देश है। ताइवान पूरी दुनिया का माइक्रोचिप कैपिटल माना जाता है। माइक्रोचिप्स जो हैं पूरी दुनिया में ताइवान से जाते हैं, और अगर अकेले ताइवान पर पड़ोस का चीन हमला कर देगा तो पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग ठप्प पड़ जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। तो अमेरिका ताइवान को बचा के इसलिए भी रखता है कि खुद अमेरिकी सामान बनना बंद हो जाएगा अगर ताइवान पर चीन का हमला हो जाएगा तो, और खुद चीन। तो श्रीधर वेम्बू ने इन देशों को जो गिनाया है उनका एक दिलचस्प तर्क है। उन्होंने कहा है कि ये वो तमाम औद्योगिक विकसित देश हैं जहाँ पर अंधाधुंध काम लिया जाता है लोगों से। मुझको चीन का ध्यान है। चीन में लोग इतना काम करते हैं कि कारखानों की जो असेंबली लाइन है उनमें बैठे हुए लोगों को एडल्ट डाइपर पहनाए जाते हैं ताकि वो पेशाब करने के लिए भी उठ के ना जाएं। इतना भी समय उनको नहीं दिया जाता। वो मुर्गी खाने की मुर्गी की तरह एक जगह बिठा दिए जाते हैं, खड़े कर दिए जाते हैं, वहीं वो दाना खाते रहते हैं, वहीं 45-50 दिन गुजारते हैं और बिकने और कटने की नौबत पे आ जाता है जैसा मुर्गा या मुर्गी। ऐसे काम करते हैं वहाँ के लोग। इन देशों में क्या खूबी है, ये तमाम देश आर्थिक रूप से कामयाब हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन, ये कामयाब हैं, बहुत खूब पैसा है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ है, इन सब में जनसंख्या इस रफ्तार से गिर रही है और बढ़ नहीं रही है। लोग काम करते करते इतने थक चुके हैं, अब उनको काम ही सब कुछ लग रहा है। काम यानी कामकाज वाला काम, वर्क वाला काम। मैं हिंदी भाषा में और संस्कृत में जिसको काम कहते हैं, सेक्स को, उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है, हिंदुस्तानी शब्द जो है काम, वो इतना ज़्यादा हो रहा है इन देशों में कि वहाँ के लोगों का संस्कृत वाला काम जो है ठप्प पड़ गया है। उनकी ज़िंदगी से सेक्स निकल गया है, आनंद निकल गया है। अब वो लोग शादी करने को तैयार नहीं हैं। वहाँ तरह तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है कि शादी कर लोगे तो मकान मिल जाएगा, शादी कर लोगे तो ये होगा। सरकार वहाँ पे मैच मेकिंग की योजना बना रही है। चीन में तो कॉलेज में कोर्स चलाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में, लव मेकिंग का, कि कैसे मोहब्बत की जाए, कैसे डेटिंग की जाए, कैसे प्रेमी प्रेमिका छांटे जाए, ऐसी नौबत आ रही है। तो नारायण मूर्ति जो कह रहे हैं उससे एक दूसरा खतरा, ये खतरा मैंने उस वक्त नहीं सोचा था। सच बात है कि मैंने जब संपादकीय लिखा था कि जिनको ज़रूरत है वही लोग काम करेंगे, हफ्ते में 70 घंटा, हर कोई काम नहीं करेंगे। उस वक्त मुझको ये खतरा समझ में नहीं आया था जो आज श्रीधर वेम्बू ने सामने रखा है कि ये देश जो है गिरती हुई आबादी से जूझ रहे हैं। यहाँ की आबादी स्थिर हो नहीं रही है, यहाँ की आबादी वापस बढ़ना शुरू नहीं होगी। और हिंदुस्तान की आबादी जो है उसका बढ़ना 2.1 से नीचे जा रहा है। यानी हिंदुस्तान की कुल जमा आबादी जो है वो स्थिर के करीब है, लेकिन हो सकता है कि आबादी बढ़ना अगले 25-50 साल में थम जाए, ये भी हो सकता है। तो अगर लोग 70 घंटे हफ्ते में काम करेंगे तो जाहिर है उनके पास सामाजिक कामकाज के लिए, प्रेम करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, डेटिंग के लिए, फ्लर्टिंग के लिए, इसके लिए समय नहीं बचेगा। शादी के लिए समय नहीं बचेगा। अगर पति पत्नी दोनों 70 घंटे काम करेंगे तो हो सकता है वो तय कर ले कि हमको बच्चे चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमको करियर चाहिए, हमको दोनों को काम में आर्थिक रूप से अधिक कामयाब होना है। तो ये बात एक बड़ी खतरनाक बात है। इसके बारे में ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की 3/4 आबादी 70 घंटा काम करने के लिए कारखानों की तरफ दौड़ रही है। मैं अपने इर्द गिर्द अपने अलावा किसी को नहीं देखता जो हफ्ते में 70 घंटे से अधिक काम करते हों। मेरे कैमरा पर्सन अभी इस विषय को जब हम छांट रहे थे तो मुझसे कह रहे थे कि हर कोई आपके जितना काम नहीं करते हैं। कोई
आपके जितना काम करना चाहते भी नहीं हैं कोई। तो मैं अपनी बड़ाई करने खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी में 70 घंटे हफ्ते से ज़्यादा ही काम करते आया हूँ। कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं निकला ज़िंदगी का जो 70 घंटे से कम काम किया हो। आम तौर पर मैं 16 घंटे के आसपास काम करता हूँ हर दिन। तो मेरी बात अलग है। लेकिन जो आम लोग हैं, क्या वो लोग भी ऐसे वर्कोहोलिक हो सकते हैं? क्या उनको भी पैसों की इतनी ज़रूरत हो सकती है? क्या काम के लिए इतनी दीवानगी हो सकती है? क्या छुट्टियों से उनको भी मेरे जितना ही परहेज हो सकता है कि वो हफ्ते में 70 घंटा काम करें? हफ्ते में 70 घंटा काम खासा होता है, कम नहीं होता है। अगर हफ्ते के 6 दिन लोग काम करें, एक दिन छुट्टी लें, तो तकरीबन 12 घंटे रोज काम करना पड़ेगा। 12 छके 72, मैं हिंदी में ही गुणा कर पाता हूँ। 12 छके 72 घंटे काम हो पाएगा रोज 12 घंटे करने से। इक्का दुक्का लोगों को ही मैंने देखा है इतना ज़्यादा काम करते हुए। तो ये दक्षिण भारत के ही हैं, श्रीधर वेम्बू। उन्होंने एक नई समस्या सामने रखी है, मुझको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मैं आपके दिमाग पर भी बोझ डालना चाहता हूँ। हालांकि उन्होंने कह दिया है कि 2-4-5% लोग भी अगर इतना काम करेंगे तो बहुत है। दूसरी बात, एक चीज़ समझ लीजिए, इतना काम जो लोग करते हैं ज़रूरी नहीं है पूरी ज़िंदगी करें। इतना काम उसी वक्त करना है जब आप इतना काम करने की हालत में हैं, आपका बदन साथ देता है, परिवार साथ देता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा नहीं है और आपको कमाई की ज़रूरत है। चाहे आपका खुद का रोजगार हो, कारोबार हो या आप नौकरी कर रहे हों, अगर आपकी ज़रूरत है तो ही आप इतना काम करेंगे। कोई ऐसा इतना काम करने को मजबूर नहीं रहते हैं भारत के कानून में। चीन जैसे खराब मजदूर कानून हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन ये एक समस्या तो है कि अगर लोग 12 घंटे रोज काम करेंगे और 8 घंटे तो सोने की ज़रूरत आम लोगों को पड़ती है, तो 4 घंटा जो समय बचेगा उसमें कितनी कोई मोहब्बत कर लेंगे। तो सोच के देखिएगा कि क्या आप मोहब्बत करने लायक नहीं बचेंगे? क्या आप शादी के लायक नहीं बचेंगे? शादी करके या बिना शादी के बच्चे पैदा करने के लायक नहीं बचेंगे? क्या होगा उससे? क्या इतने काम करवाने से हिंदुस्तान की आबादी गिरने लगेगी? लेकिन मुझको हिंदुस्तानियों पे पूरा भरोसा है। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, नौजवान पीढ़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ठल्ला बैठा है, निठल्ला बैठा है। वो कोई भी काम नहीं करता है। मैंने बहुत सारे जवान लोगों को देखा है, माँ बाप की छाती पर मूंग दलते बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने मोहल्ले के किसी चबूतरे पर, किसी सीढ़ी पर ताश खेल लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं, जुआ खेल लेते हैं, गांजा पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, 1 मिनट भी काम नहीं करते। तो आप ये मत मानिए कि ये लोग जो हैं नारायण मूर्ति की बात सुन के 70 घंटे जुआ खेलने लगेंगे या 70 घंटे लूडो खेलने लगेंगे, ताश खेलने लगेंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा है। देश की आबादी का 2-4% ही ऐसा होगा जो 12 घंटे रोज काम करने के लिए तैयार होगा या जिसके पास इतना काम होगा। ये बात जान लीजिए। इसलिए आबादी की बात इन्होंने जो कही है वो सैद्धांतिक और किताबी ज़्यादा है। मान लीजिए 2-4-5% लोग अगर इतना काम करते भी हैं और मान लीजिए हम 2-4-5% लोगों की आबादी नहीं बढ़ती है, वो बच्चे पैदा नहीं करते हैं, शादी नहीं करते हैं, बाकी 95-97% आबादी जो है उसके पास तो वही एक मनोरंजन है ना, उसके पास तो और कोई काम भी नहीं है। अधिकतर लोगों के पास या बड़ी संख्या में करोड़ों लोगों के पास वो तो बच्चे पैदा कर रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो हो गया 2.1 प्रति जोड़े पे बच्चे होना चाहिए ताकि आबादी स्थिर रहे। दक्षिण भारत का हिस्सा जो है वो उत्तर भारत पूरा कर ले रहा है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये ऐसे हिंदी भाषी राज्य हैं, काऊ बेल्ट कहते हैं ऐसे राज्यों को। यहाँ पे आबादी बड़ी अच्छी खासी बढ़ रही है, यहाँ कोई कमी नहीं है आबादी की। समस्या यह है कि अगला डिलिमिटेशन जो होगा देश में संसदीय सीटों का,
उसमें दक्षिण की सीटें कम हो सकती हैं और उत्तर में सीटें बढ़ सकती हैं। तुम ज़्यादा जिम्मेदार हो कि आबादी को काबू में रखे हुए हो ना दक्षिण भारत, चलो तुम्हारी सीटें कम कर देते हैं, पार्लियामेंट में तुम्हारे सांसद कम रहेंगे। और उत्तर भारत तुम लापरवाह हो ना, 3 4 5 बच्चे पैदा कर रहे हो, तो चलो तुमको इनाम में हम 40 पार्लियामेंट सीटें और दे रहे हैं। कुछ ऐसा होने जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने जो कहा है ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है, ये बात ही किताबी ज़्यादा है ये बात, कि 70 घंटे काम कर दिया। इधर 70 नहीं, इधर 7 घंटा भी हफ्ते में काम न करने वाली पूरी एक पीढ़ी मौजूद है, कोई काम नहीं करती है। BA BCom LLB MA MCom इतना तो पढ़ना लोगों का हक बनता था अपने बाप के माँ के पैसों से। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग 70 घंटा काम करेंगे? यहाँ छुट्टियाँ गिनते हैं, कितनी छुट्टियाँ हैं सरकार में, सरकार के बाहर। कौन 70 घंटा काम करना चाहते हैं? मुझको लगता है कि प्रदेशों की सरहद पे जो RTO के चेक पोस्ट रहते हैं, वहाँ पे उगाही करने वाले भर 70 घंटा काम करना चाहते हैं। आपने देखा है ना मध्य प्रदेश में RTO के एक सिपाही के पास से किस तरह से कितने करोड़ का सोना मिला है, 52 किलो सोना मिला है या 52 करोड़ रुपए की जायदाद मिली है, कुछ ऐसा है, मैं गिन भी नहीं पाता हूँ उतने शून्य। हमारे यहाँ कोई आप ऐसा खतरा मत मानिए कि लोग काम में जुट जाएंगे, हिंदी के काम में, हिंदुस्तानी काम में जुट जाएंगे और संस्कृत का काम पिछड़ जाएगा। आप संस्कृत का काम समझ रहे हैं ना, जो कालिदास वगैरह के साहित्य में लिखा रहता है, जो काम सूत्र या काम शास्त्र या ऐसा कुछ किताबों में रहता है, वो काम कभी पिछड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ खाली बहुत बैठे हुए हैं लोगों के पास रोजगार नहीं है। अनाज मिल जाता है सबको 5 किलो, मनरेगा में काम भी 150 दिन कर लेते हैं तो घर का बाकी खर्च खींच तान के चल जाता है। महत्वाकांक्षा पैदा नहीं हो पाती है इस देश में लोगों के, और जो अकेली महत्वाकांक्षा रहती है धर्म की, वो बिना वक्त लगाए पूरी हो जाती है। झंडा डंडा लेकर फतवे नारे लगाकर पूरी हो जाती है धर्म की महत्वाकांक्षा। तो इसलिए मैंने बहस के लिए ये एक बात सामने रखी है। सोच के देखिएगा कि क्या जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन, क्या इस तरह की नौबत यहाँ आ सकती है कभी कि लोग काम में इतने डूब जाएंगे? रोजगार नहीं है लोगों के पास, किस काम में डूबेंगे? तालाब भर है डूबने के लिए, नदी भी है, एक आध दो लोग कहीं समंदर में भी डूबते हैं, कोई कुएं में भी डूब जाते हैं। काम में डूबने की गुंजाइश नहीं है। आप अपने आसपास 100 लोगों से पूछिए, क्या तुम ओवर टाइम करोगे तो तुमको कोई पैसा मिलने की गुंजाइश है? क्या तुम्हारी नौकरी में ओवर टाइम की गुंजाइश है? क्या तुम 12 घंटे काम करने को तैयार हो? 100 लोगों से पूछ के देखिए, आपको 5 लोग भी नहीं मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ मैं 12 घंटे रोज काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और हाँ मेरे दफ्तर में, मेरे कारखाने में, मेरे व्यापार में, दुकान में जहाँ मैं काम करता हूँ या करती हूँ, वहाँ 12 घंटे का काम मुझको मिल जाएगा अगर मैं पसंद करूँ। तो पूछ के देखिएगा, 100 में 5 न मिले आपको, बचे 95 पे पूरा भरोसा रखिए, उनकी बच्चे पैदा करने की क्षमता पे भरोसा रखिए। आबादी बढ़ते रहेगी, इसको लेके निश्चिंत रहिए। कम से कम जो लोग 70 घंटे काम करेंगे उनके कारण आबादी गिरना नहीं है हिंदुस्तान में। आप एकदम चैन से सोइए, फिर मिलेंगे। ये बहस अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा नीचे, बात कैसी लगी आपको। अपने दोस्तों को भेज के भी देखिएगा कि क्या तुम 12 घंटे रोज और हफ्ते में 6 दिन और साल के हर हफ्ते इतना काम करने तैयार हो? कितने साल इतना काम करोगे? पूछ के देखिएगा जरा लोगों से, कितने लोग तैयार होते हैं। नारायण मूर्ति को गाली देना तो आसान है, 70 घंटे हफ्ते काम करने वाले को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। नारायण मूर्ति ने आम लोगों के बारे में न कहा था, न आम लोग नारायण मूर्ति के दर्जे का, उनकी उम्मीद का कोई काम कर सकते। तो आप चैन से रहिए, आबादी हिंदुस्तान की गिरने वाली नहीं है। अभी तो हमारे इधर के कुछ धर्मों के लोग फतवे भी दे रहे हैं कि 3 पैदा करो, 4 पैदा करो, 6 पैदा करो,
एक धर्म के लिए दे दो, एक देश के लिए दे दो, मैं नहीं जानता। आप देश के लिए एक बच्चा दोगे तो उसको लेगा कौन? सरकार उसको ले जाके अग्निवीर बना देगी कि आपके एक बच्चे को, चौथा बच्चा अग्निवीर बनेगा, तीसरा धर्म का काम करेगा, 2 बच्चे जो हैं कारोबार को, नौकरी को बढ़ाएंगे। ऐसा लगता है कि इस फतवे को मानने वाले लोग जो हैं उनके घर में 4-4 बेरोजगार बच्चे रहेंगे, फिर क्या होगा घर का सोच लीजिएगा। चलिए चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का शौक रखते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये शौक जो है कैंसर को न्योता देता ही देता है। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से लोगों को पीले चावल भेज के कहा गया था वोट डालने आइएगा, ऐसा तंबाकू जो है जाके न्योता देता है कैंसर को कि मैं सेटल हो गया हूँ इनके मुंह में, फेफड़े में, गले में, अब आप आ जाइएगा कैंसर भैया, तो कैंसर पहुँच जाता है। वो फिर पीली चिट्ठी भेजता है यमराज को लोकेशन, लाइव लोकेशन के थ्रू, और कहता है कि एकदम रेडीमेड केस है यहाँ पे पका हुआ, आ जाओ ले जाने के लिए। फिर वो आके अपने भैंसे के पीछे बांध के घसीट के लेके जाते हैं। खासकर कैंसर के जो, तंबाकू वाले कैंसर के जो सोच समझ कर बने हुए मरीज हैं उनको वैसे ही लेके जाते हैं। बाकी तो जो बस में नहीं है वो कैंसर वालों को भैंसे पे बैठा के ले जाते होंगे, लेकिन तंबाकू से पैदा होने वाले कैंसर के मरीजों को सुना है मैंने कि वो घसीट के ही ले जाते हैं। आप अपना बदन न छिल जाए गुजरने के बाद, इसका ध्यान रखिए। बहुत ख़राब हालत में ऊपर पहुंचेंगे तो पता लगेगा कि पुरखे भी नहीं पहचान रहे हैं। छोड़ दीजिए तंबाकू, फिर मिलेंगे।